गुड इवनिंग सर। डाउट पूछिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले किसी को कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। जैसे ये सपोज करिए कि बैट्समैन है, बैट्समैन का बैट हो, जो बॉल है वो सेम स्पीड से उसको a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler। ये बॉलर की डायरेक्शन हो गई। स्ट्रेट बैक hits back a ball without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, उसको हिट बैक करता है। The mass of the ball is 0.15 kg। बॉल का जो मास है वो 0.15 kg। Determine the impulse imparted to the ball। impulse की वैल्यू निकालनी। तो impulse होता है change in momentum। impulse is equal to change in momentum। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे 12 मीटर पर सेकेंड तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसकी इनिशियल स्पीड। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है सर। अच्छा बेटा 1 मिनट होल्ड करना था। अभी सही आ रही है बेटा आवाज? कोई दिक्कत है अभी? सर क्रैक कर रही है सर अभी। अच्छा तो 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा बताइए आप, कोई प्रॉब्लम है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? नो सर अभी भी क्लियर नहीं। बहुत क्रैक हो रही है सर आपके पास। आप लोगों की तो बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा आवाज। अभी भी क्रैक कर रही है बेटा आवाज? यस सर। यस सर। अच्छा तो मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ बेटा, दूसरे लिंक पे आना जरा। ओके सर। ये ऐड कर रहा हूँ फिर दोबारा से आना। अब बताइए बेटा, आप आवाज क्लियर है या पहले की तरह क्रैक कर रही है अभी? सर क्लियर है। क्लियर है। तो देखिए ये जो बॉल है ये बैट की तरफ जाती है इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसको हिट बैक करता है विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड उतनी रहेगी। तो अगर हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड ये इसकी इनिशियल स्पीड हो गई, और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड ये इसकी फाइनल स्पीड हो गई। तो अब इसमें m कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस यू। तो m की वैल्यू 0.15, b हो गया -12 और u हो गया 12।
तो जाएगा 0.15 इंटू -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो। माइनस का मतलब है जो इंपल्स है वो टुवर्ड द बॉलर है, माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंपल्स is towards the bowler. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। सर थर्ड। सर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, a rubber ball of mass 50 gram falls, मास दे रखा है 50 ग्राम, जैसे ग्राउंड है सपोज करो और ये रबर बॉल है, ये ग्राउंड को टकराती है और इसका जो मास है वो 50 ग्राम है। 50 ग्राम मतलब 50/1000 kg फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर गिवन है, एंड rebounds टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर, और ये टप्पा खाने के बाद 0.5 मीटर तक रिबाउंड करती है। फाइंड द इंपल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। तो जब ये बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो एवरेज फोर्स कितना होगा, एक तो उसकी कैलकुलेशन करनी है, ग्राउंड बॉल के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगाएगा, और दूसरा इंपल्स कैलकुलेट करना है कि इंपल्स कितना होगा। टाइम दिया हुआ है, टाइम फॉर विच दे आर इन कांटेक्ट, जितनी देर तक ये बॉल कांटेक्ट में रहेगी उसका टाइम दे रखा है, टाइम इज 0.1 सेकेंड। तो आप ये बताइए कि इंपल्स कौन लगा रहा है किसके ऊपर, बोलिए बेटा, इंपल्स कौन लगा रहा है किसके ऊपर? भाई बोलिए, किसका इंपल्स कैलकुलेट करना है? बॉल का। रबर बॉल। तो ये बैट की प्लेस पे ग्राउंड आ गया, जैसे बैट से बॉल टकराई हुई थी उसी तरह से ग्राउंड से बॉल टकरा रही है, तो ग्राउंड से बॉल किस स्पीड से टकराएगी, ये वाली स्पीड तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी, और जब ये टकरा के वापस जाएगी तो ये इसकी फाइनल स्पीड होगी। तो हमें जब ये टकराएगी उस टाइम की स्पीड निकालनी है, तो इंपल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे m इंटू वी माइनस यू से। तो एक तो हमें ये वाली स्पीड पता करनी है कि ये स्पीड कितनी होगी, और ये वाली स्पीड पता करनी है कि ये स्पीड कितनी होगी, है ना। तो इन दोनों की स्पीड को निकालेंगे। फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो इसमें काइनेमेटिक्स भी लगेगा, डाउनवर्ड मोशन। तो बॉल का जो डाउनवर्ड मोशन है उसमें उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, ये जब ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी, और जो फाइनल स्पीड है v, ये इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी v। तो यह जो भी v आएगा वो इसके लिए u होगा। तो फाइनल स्पीड हमें पता करनी है, और जो हाइट है वो 1 मीटर है, यानी कि s 1 मीटर के इक्वल है, और जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सब कुछ नीचे की तरफ है तो इसलिए सब कुछ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो फाइनल स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, v स्क्वायर, u 0 हो गया, a हो गया 9.8 और s हो गया 1, फिर 19.6 आ गया, तो v की वैल्यू हो गई √19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इसकी फाइनल स्पीड होगी, डाउनवर्ड मोशन की जो फाइनल स्पीड होगी वो हो जाएगी √19.6 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अब अपवर्ड मोशन को देखिए जरा। फॉर अपवर्ड मोशन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये तो आपने v की वैल्यू निकाली ना सर? हाँ, तो जो इसकी ये जो डाउनवर्ड मोशन है, इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो इसके मतलब टकराने के लिए वही तो स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी। ओके यस सर। देखो ये ग्राउंड से इस स्पीड से टकराएगा और इस स्पीड से ऊपर जाएगा, तो हम ग्राउंड के कांटेक्ट में इसको इनिशियल स्पीड ले रहे हैं। इसको कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं इसको u1 लिख रहा हूँ और इसको v1 लिख रहा हूँ। तो जो Yes, sir. u1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? v के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो गया √19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल है वो ग्राउंड के साथ इस स्पीड से टकराएगी और जब ये टप्पा खा के ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। सर कम हो जाएगी। इसके 0.5 मीटर तक जा रहा है। अब अपवर्ड मोशन के लिए देखिए, अपवर्ड मोशन के लिए जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड वो तो v1 है। अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। और जो फाइनल स्पीड है, यहाँ पे जाके जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0.5 मीटर तक ऊपर पहुंचता है। हाँ बेटा। सर वॉइस क्रैक हो रही है फिर से। सर वॉइस क्रैक हो रही है सर फिर से। नहीं आ रही आवाज तुम्हें बिल्कुल? सर बहुत क्रैक कर रही है सर। भाई सबको वॉइस की प्रॉब्लम है या तुम्हें ही है? सर शुरुआत से क्रैक Yes, हो sir. रही थी, लेकिन शुरुआत में इतनी नहीं हो रही थी। सर अब ज्यादा होने लगी सर। अब ज्यादा हो रही है सर। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई आज? सर कल केमिस्ट्री क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। अच्छा अभी कुछ सुधरी आवाज या नहीं? ठीक, चलो ठीक है। देखो थोड़ा बहुत काम चलता है तो चलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? यस सर। अब देखिए ये जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो v1 है और जो फाइनल इनिशियल स्पीड v1 हमने इसको सपोज कर लिया, और जब ये ऊपर 0.5 मीटर चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो गई। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन बताइए जरा क्या होगा? सर माइनस माइनस 9.8। 9.8। क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए -9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है s, उसकी वैल्यू क्या होगी? -0.5। अपवर्ड है, माइनस नहीं आएगा, 0.5 मीटर, या इसको 1/2 मीटर लिख सकते हैं। तो अब v1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, v² = u² + 2as। तो ये तो 0 हो गया, तो ये v1² + 2a की वैल्यू -9.8 हो गई और s हो गया 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 9.8 = v1²। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी √9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स कितना आ जाएगा? इंपल्स आ जाएगा, m की वैल्यू दे रखी है 50 ग्राम, यानी कि 50/1000। b जो फाइनल स्पीड है वो v1 हो गया और जो इनिशियल स्पीड है वो u1 हो गया, ये 1/20। v1 की वैल्यू कितनी है? √19.6। ठीक है, ये जो फाइनल स्पीड है ये v1 होगा, v1 है √9.8 और ये ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो ये हो गया √9.8 और फिर इसको u1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -√19.6। सर वैसे क्यों लेंगे हम पॉजिटिव ऊपर वाले को? दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। इसकी स्पीड देखिए ये नीचे की तरफ है, इसकी स्पीड देखिए ये ऊपर की तरफ है। अगर आप एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे वाला नेगेटिव हो जाएगा,
तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, सॉरी अपवर्ड को पॉजिटिव लेना, तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लूंगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया √9.8, तो ये जो 19 √19.6 है ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है या नहीं सर? नहीं भाई, अगर एक डायरेक्शन को अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। हाँ, तो ये जो V1 है, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो V1 तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लिया मैंने √19.9.8, और ये जो बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी फाइनल स्पीड डाउनवर्ड होगी, तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, सर ये बट दोनों हाँ सर बट ग्रेविटी के अगेंस्ट सर हमने पॉजिटिव क्यों लिया? भाई, ये रिलेटिव है, आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन किसको ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ग्रेविटी को नेगेटिव लिया था, तो ये इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है कि आप किसको पॉजिटिव ले रहे हो या किसको नेगेटिव ले रहे हो। अगर मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा पहले कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो √9.8 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितना होगा? √9.8 आ जाएगा 3.13। ये कैलकुलेट कर लोगे ना स्क्वायर रूट इसका, और √19.6 हो जाएगा 4.427। सेवन 7.557 डिवाइड बाई 20, तो 20 से इसको डिवाइड करिए, एक डेसिमल आ जाएगा 20 ये सर 0.37 न्यूटन सेकंड आ गया। तो ये इसके इंपल्स की वैल्यू आ गई 0.378 न्यूटन सेकंड। अब हमें एवरेज फोर्स निकालना है, तो एवरेज फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा रिलेशन इसमें लगाएंगे एवरेज फोर्स के लिए? सर F into delta T। तो इंपल्स हो गया, इंपल्स इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे इंपल्स की वैल्यू डालिए 0.378 इज इक्वल टू F एवरेज इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया 0.1 सेकेंड, तो F हो जाएगा 0.378 डिवाइडेड बाय 0.1, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 3.78 न्यूटन आ जाएगा। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू हो गई 3.78 न्यूटन। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद और कोई डाउट है तो? सर क्वेश्चन नंबर 5। सर फिफ्थ। फिफ्थ देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A machine gun fires a bullet of mass 40 ग्राम with a speed, तो मास दे रखा है बुलेट का 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब हो गया 40/1000 kg with a speed of 1200 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की जो स्पीड है वो 1200 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। The person holding the gun can exert a maximum force of 144 न्यूटन। तो फोर्स की जो वैल्यू दी हुई है वो 144 न्यूटन दिया हुआ है। What is the number of bullets that can be fired from the gun per second?
पर सेकंड का मतलब टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पूछा है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, इसकी वैल्यू पूछी है। हमने इसको n सपोज कर लिया कि ये n की इक्वल। देखिए इंपल्स होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए बुलेट के ऊपर जो इंपल्स है, आदमी इंपल्स लगाएगा बुलेट के ऊपर, वो कितना हो जाएगा f इंटू टी। f दिया हुआ है 144 और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो ये जो इंपल्स है ये किसका मोमेंटम चेंज करेगा? बुलेट्स, बुलेट का मोमेंटम चेंज करेगा, है ना। तो बुलेट अगर जाएगी तो बुलेट की फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर बुलेट 1200 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? सर 1200। 1200 तो इनिशियल है, तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसमें सॉरी ये फाइनल स्पीड है, और जैसे बुलेट है तो जब तक इसको ऑन नहीं किया जाता है इसको गन को, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, और जब ये बुलेट इस गन से निकलेगी तो इसकी जो फाइनल स्पीड है वो 1200 मीटर पर सेकेंड होगी। यस सर। तो जिसने ये गन को पकड़ा हुआ है वो गन को चलाने के लिए इतना फोर्स लगाता है 144 न्यूटन, और 1 सेकेंड तक ये फोर्स लगाता है। उससे इसका बुलेट का स्पीड चेंज होता है 0 मीटर पर सेकेंड से 1200 मीटर पर सेकेंड तक। तो आदमी जो बुलेट के ऊपर इंपल्स लगाएगा, वो गन के ऊपर जो इंपल्स लगाएगा वो बुलेट के स्पीड को चेंज करेगा। अब बुलेट की जो स्पीड है एक बुलेट के लिए ये हो जाएगा m इंटू बी माइनस यू। जैसे चेंज इन मोमेंटम इन वन बुलेट, लेकिन हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितने बुलेट फायर करेगा n। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बनती है इसकी। इंपल्स on the gun by the man is equal to change in momentum in one bullet into number of bullets। अब इसको देखिए क्या चीज अननोन है, f हमें पता है, t हमें पता है, m पता है, बुलेट का जो मास है 40/1000, v पता है 1200 मीटर पर सेकेंड, u पता है 0। तो इससे नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बुलेट्स की वैल्यू हो जाएगी f इंटू टी डिवाइडेड बाई m इंटू v माइनस यू। इन सब की वैल्यूज डाल देंगे। तो f हो गया 144। हाँ बेटा बोलो सर, एक और बार ये इक्वेशन समझा दीजिए। ये इक्वेशन का ये इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आता है ना, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस सर। अब जो आदमी है उसने इसको गन को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बुलेट चलाने के लिए इस पे 144 न्यूटन का फोर्स लगाता है 1 सेकंड के लिए, और उसे सपोज करिए इससे n बुलेट्स निकलती है। तो ये जो इंपल्स है f इंटू टी, ये क्या करेगा? बुलेट की स्पीड को 0 से 1200 मीटर पर सेकंड तक चेंज करेगा, यानी कि बुलेट के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ये हमें पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। अब 1 सेकंड में एक बुलेट का जो मोमेंटम का चेंज है वो m इंटू वी माइनस यू के इक्वल है, लेकिन कितने बुलेट वो फायर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर? n बुलेट्स फायर कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम इन वन बुलेट इंटू n, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। इसमें कोई डाउट है बेटा? नो सर। तो इससे हमने n की वैल्यू निकाल ली। ये नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन 1 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू हो गई 1, मास हो गया कितना 40/1000 इंटू v 1200 माइनस u 0। तो ये तीनों 0 कट जाएंगे, 12 4 जा 48, 3 जा 144। तो आंसर हो गया 3 बुलेट्स पर सेकेंड। तो गन से 3 बुलेट्स पर सेकेंड निकल रही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और बताइए बेटा इसके बाद। सर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a ball moving with a momentum of 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड strikes against a wall। ये जैसे बॉल है, एक बॉल इससे 45 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ये 45 डिग्री, और इसका जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू दे रखी है, मोमेंटम इज 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम दिया हुआ, एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो ये अगर 45 डिग्री है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, एंड इज रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज बताना है। ठीक है, तो ये जिस मोमेंटम से जाती है उसी मोमेंटम से रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पे, यानी कि 45 डिग्री पे। तो इसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू बताइए, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इसकी डायरेक्शन हम लिख लेते हैं, ये डायरेक्शन इस तरह से है, ये वाली डायरेक्शन आई कैप, ये वाली डायरेक्शन जे कैप, तो ये डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप, और ये वाली डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगी, माइनस आई कैप। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, इस वाले वेक्टर को, पी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये जो इनिशियल मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ, ये ऐसे है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, 5 किलोग्राम पर सेकेंड पी, और ये इसके साथ 45 डिग्री के एंगल बना, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन 45 डिग्री। इसकी डायरेक्शन आई कैप और इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, तो हो जाएगा पी कॉस 45 आई कैप माइनस पी साइन 45 जे कैप। तो पी की वैल्यू 5 हो गई, ये 1/√2 आई कैप और 5 इंटू 1/√2 जे कैप, तो 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप, ये इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से आप फाइनल मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे P2। ये फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम इस तरफ डायरेक्शन है, ये 45 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा P cos 45, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा P sin 45, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। तो P2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं P cos 45 डिग्री इंटू माइनस आई कैप प्लस P sin 45 डिग्री इंटू माइनस जे कैप, ये इसका फाइनल मोमेंटम हो। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो P की वैल्यू हो गई 5 cos 45 1/√2 माइनस आई कैप, फिर 5 sin 45 1/√2 और ये माइनस जे कैप, तो माइनस 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करिए, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दे, तो हो जाएगा माइनस 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप, फिर माइनस P1 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप, ये माइनस ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स 5/√2 आई कैप
यानी कि 5/5√2 माइनस आई कैप, और यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 5/√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस आई कैप, यानी कि अवे फ्रॉम द वॉल इसकी डायरेक्शन होगी मोमेंटम। कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ठीक है, और बताइए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को डाउट है बेटा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो जो इंपल्स होता है वो होता है एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ ओवर टाइम एक्सिस। तो एफ टी ग्राफ का टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया निकालेंगे तो इंपल्स आ जाएगा। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें इंपल्स कैलकुलेट करना है। ये टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में और फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है। तो आपको बस ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये 0 से लेके ये टाइम दिया हुआ है 1.5, फिर ये दिया हुआ है 2.5, फिर ये 3 दिया हुआ है और ये लास्ट में 4 दिया हुआ है। ये वाला 4 दे रखा है 3 न्यूटन, फिर ये दिया हुआ है 2। ये सिचुएशन है। तो इंपल्स कितना हो जाएगा? इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताइए कितना होगा? ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। तो हाफ बेस 1.5 हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा 3। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। प्लस ये रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन ये 3 यूनिट, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 1 यूनिट बचेगा, तो हो जाएगा 3 × 1। ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 3 ये 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3 में से 2.5 को माइनस कर दीजिए तो ये 0.5 होगी। और फिर ये भी रेक्टेंगल है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया हमने, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.5। और फिर ये रेक्टेंगल का एक लेंथ है 1 और दूसरी लेंथ है 2, तो 1 × 2 होगी। तो ये इंपल्स आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड में। तो बस आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है तो इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.25 प्लस 3, ये 5/4 हो जाएगा। 5/4 इज 1.25 प्लस 2, 2 3 5 2 7 and 1 8, 8.50 न्यूटन सेकेंड। तो इतना इंपल्स हो गया। फिर उससे पूछा है कि एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइनल स्पीड की वैल्यू पूछिए। तो इंपल्स से हम फाइनल स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? इंपल्स हो गया, इंपल्स इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू। तो v की वैल्यू पूछिए कि कितना होगा।
इनिशियल स्पीड दे रखी है इसमें, क्वेश्चन में पढ़िए जरा, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो इनिशियल स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी फाइनल स्पीड पूछी है। इंपल्स आ गया 8.50। मास कितना दिया हुआ है 2 kg, मास की वैल्यू 2 kg दे रखी है, तो ये 2 हो गया और इससे फाइनल स्पीड आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v माइनस 5, तो हो जाएगा 4.25 इज इक्वल टू v माइनस 5। 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये फाइनल स्पीड हो गई 9.25 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आपसे ग्राफ से इंपल्स निकलवाया गया है। हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो फाइनल स्पीड आ गई 9.25 मीटर पर सेकेंड। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। सर हो गया। मैंने आपको थ्योरी दी थी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 तक करने के लिए। आपने सभी ने पढ़ ली थी पेज नंबर 7 तक की थ्योरी? यस सर। ठीक है, अब उससे आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम एंड कनेक्टेड बॉडीज। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ये सपोज करिए कि ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? mg mg कहाँ पे लगेगा? इसके सेंटर पे। ये हम इस मास को इसके सेंटर पे रखा समझ सकते हैं। तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो क्या ग्राउंड भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा? यस सर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर नेगेटिव। ऊपर की तरफ। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं n से, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये जो ग्राउंड का रिएक्शन होता है या सरफेस का रिएक्शन होता है, ये हमेशा टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये न्यूटन के किस लॉ को वेरीफाई करता है? सर थर्ड थर्ड। ये जो नॉर्मल थर्ड लॉ। रिएक्शन है ना, कि अगर एक एक्शन होगा यानी कि एक फोर्स होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास का अगर mg नीचे की तरफ है तो ग्राउंड की रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ होगी और उसको हम n से डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखे होने के बाद मूव करेगा क्या, या बैलेंस्ड रहेगा? सर बैलेंस्ड। बैलेंस रहेगा, यानी कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, और जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं, यानी कि n mg के इक्वल हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल होगी। ये पहला पॉइंट है। अब देखिए एक एग्जांपल को समझिए, जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगाया जाता है और इस तरफ से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो इसका जो वेट होगा
वो ग्राउंड के ऊपर 2g का फोर्स लगाएगा, 2g नीचे की तरफ, और इसकी जो रिएक्शन है n वो ऊपर की तरफ हो। तो आपको ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? सर राइट। सर राइट। राइट। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेशन इसमें इस तरफ आएगा। तो जब हम ब्लॉक डायग्राम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। इन प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले एट फर्स्ट सी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आप इन क्वेश्चंस को करते हुए सबसे पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखेंगे एंड टेक दैट पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। Acceleration, forces in the direction of acceleration, in the direction of acceleration are positive and opposite to that। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है सर इसमें, तो भी हम पॉजिटिव ही लेंगे ना? हाँ, एक्सेलरेशन को ही देखना है, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और उसके हिसाब से ही फोर्सेस की डायरेक्शन हो जाएगी। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगे उन फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, और जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होंगे उन फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे। तीसरा पॉइंट, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन आर डिस्कार्डेड। जो फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगे एक्सेलरेशन के उनको डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अब इसमें बताइए कि इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, इसका नेट फोर्स कितना होगा? ये वाला जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और जो ये वाला फोर्स है, ये दोनों एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, उनको डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? सर 8 न्यूटन। इस वाले फोर्स को डिस्कार्ड करके इस वाले फोर्स को डिस्कार्ड कर दिया, इस वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सर नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, इस वाले 10 को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सर नेगेटिव लेंगे सर, -6 क्यों नेगेटिव न्यूटन। लेंगे? सर क्यों क्योंकि नेगेटिव? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव रहेगा। सर एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में सर उसको तो पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है और 10 न्यूटन की भी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है? ओके सर। यस सर। पोजीशन को मत देखो बेटा, एरो की डायरेक्शन को देखो, एरो इसमें भी इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? यस सर। तो जो इसका नेट फोर्स, ये वाला जो 10 है इसको पॉजिटिव लेंगे, और 2 को कैसे लेंगे? सर नेगेटिव। 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 तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। और फोर्स क्या करता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स का क्या मतलब होता है, फोर्स का काम क्या है? तो एक्सीलरेशन होगा। एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन लगेगी? F equals to ma। फोर्स 8, मास रहेगा 2 और एक्सेलरेशन 8। तो एक्सेलरेशन की होगी वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। FBD, इसमें हम FBD को समझेंगे। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम।
इसका क्या मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम्स में? जो कनेक्टेड बॉडीज है उसमें हर एक बॉडी को अगर अलग अलग कंसीडर करें और उस पर लगने वाले फोर्सेस को अगर हम डायग्राम में बताएंगे तो उनको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताएगा। ये ग्राउंड है और ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, चिपके हुए नहीं है। ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। इसका मास दे रखा है 2 kg और इसका मास दे रखा है 4 kg। ये छोटे वाला ब्लॉक 2 kg का है और बड़े वाला जो ब्लॉक है वो 4 kg का है। इस पे 9 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। इस पे 9 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा? सर इस पे राइट। एक्सेलरेशन किस होगा और इस पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? राइट की सर तरफ या राइट लेफ्ट? वर्ड, सर राइट वर्ड। राइट। दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। अगर इस वाले ब्लॉक के ऊपर इस तरफ से 9 न्यूटन का फोर्स लगता है तो ये छोटे वाला ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? क्या 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा या कुछ और फोर्स लगेगा? तो हमें नहीं पता कि ये वाला जो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जरूर पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है 4 kg के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है इसको हमने R से डिनोट किया। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर R फोर्स लगा रहा है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? अगर पहला ऑब्जेक्ट तो ये भी इसके ऊपर R फोर्स लगाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर R फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर R फोर्स लगाएगा। ये कौन सा लॉ होता है? सर थर्ड। ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। तो अब देखिए इस छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसका कुछ पार्ट यानी कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के ऊपर लगाएगा, उसको हमने R अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हमें पता नहीं। अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर R फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। अब इनके हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। मेक फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ R, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड A और एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक को अलग निकाल लीजिए और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। मतलब अब इसको भूल जाइए कि यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर फोर्सेस को बताना है। तो 2 kg के ऊपर तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सर 9 न्यूटन का। इस तरफ से 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ से R का फोर्स लग रहा है। ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट इस वाली सरफेस के ऊपर R फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका वेट होगा 2g नीचे की तरफ और इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा n ऊपर की तरफ, ये n हो गया। और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ आएगा, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। फ्री बॉडी का डायग्राम का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को अलग निकाल के उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को मेंशन करना और उससे फिर इक्वेशन बनाएंगे। अब इससे इक्वेशन बनाइए जरा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? सर F is equal to ma। सर 9 माइनस R। 9 माइनस R। 9 को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, R को नेगेटिव लेंगे क्योंकि उसके ऑपोजिट है। नॉर्मल रिएक्शन को और 2g को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। इज इक्वल टू ma
मास हो गया 2 और एक्सेलरेशन हो गया a, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 4 kg वाले का। तो ये देखिए ग्राउंड हो गया, ये 4 kg हो गया, तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा 4g, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है n डैश वो ऊपर की तरफ होगा। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है r, और इसमें भी एक्सेलरेशन इसी तरफ आएगा। तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। पहले दोनों में स्पीड नहीं थी, और ये वाला जो फोर्स है दोनों को सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो इस पे नेट फोर्स हो गया r ma, इसका m हो गया 4 और a, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से r की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 minus 4a is equal to 2a। सर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r is equal to 4 into a, यानी कि 4 into 1.5, 6 न्यूटन। तो पहला दूसरे के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो दूसरा भी पहले के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद करिएगा। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, वैसे ही 3 ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे 1 kg, 2 kg और 3 kg, ये 3 ब्लॉक्स है। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये 3 kg का ब्लॉक है। इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा r, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा r, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा r डैश, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा r डैश। ये कहानी है सारी। आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना है, मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एंड फाइंड, फिर इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशंस बनाने के लिए r, r डैश और a की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। बेटा एक बात पूछनी थी, क्या ये जो क्लास की टाइमिंग है 7 to 8, इसको हम 5:30 to 6:30 कर सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No problem, sir. No problem, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई ट्यूशन नहीं होती है? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट No क्लास, tuition, sir. तो आगे से जो क्लास होगी वो 5:30 to 6:30 PM होगी। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखना, जब क्लास चेंज करते हैं तो ऐसा होता है कि कोई बुलाने वाला ध्यान रहता है, तो याद रखिए नेक्स्ट क्लास जो है वो 5:30 होगी, 5:30 to 6:30।
सर केजी का फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम को बने हुए बेटा, बस इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, इस पे सारे फोर्सेस को बताइए। तो इसके सर आर ऊपर की कोई वैल्यू 5 है। 6 नहीं, हाँ हाँ, आर की वैल्यू 5 नहीं थी। तो इस पे आर का फोर्स इधर से हो गया, ये जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी और जो इसका वेट होगा 1g, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में 6 है, तो 6 माइनस आर हो जाएगा 1 इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर सेकंड को देखें, सेकंड पे कितना फोर्सेस लग रहे हैं। सेकंड पे इस तरफ आर फोर्स लग रहा है और इस तरफ आर डैश। एक्सीलरेशन इस तरफ है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है एन डैश, वो इसको 2g और s को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो r को पॉजिटिव और r डैश को नेगेटिव लेंगे। ये 2a के इक्वल होगा क्योंकि इसका मास 2 kg के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन होगा। अब इसको तीसरे वाले को देखें, ये 3 kg है, इस पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, आर डैश, r डैश, आर डैश इक्वल टू और 3a। कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। हाँ, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो r डैश इज इक्वल टू 3a होगी। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके r और a की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 2 and 3। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए, r डैश की वैल्यू डाल दीजिए 3 है, तो r माइनस 3a इज इक्वल टू 2 है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 5 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 6 माइनस r यानी कि 6 माइनस 5 is equal to 1. a। a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो गई 5 into 1 यानी कि 5 न्यूटन। r डैश हो जाएगा 3a यानी कि 3 into 1, ये 3 न्यूटन के इक्वल। तो आज आप क्या करेंगे, जो आपको असाइनमेंट कराया था वो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं फर्स्ट ब्लॉक और इसको थोड़ा सा पढ़ ले। ओके सर। क्या बेटा? सर जब सेकंड ब्लॉक पे ठीक है, आर तो आज डैश कोई डाउट? तो वो फर्स्ट ब्लॉक पे भी आर डैश नहीं लगाएगा? नहीं, फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक में तो आर डैश है ही नहीं ना। फर्स्ट ब्लॉक तो सेकंड ब्लॉक के ऊपर लगाएगा फोर्स, फर्स्ट और थर्ड का कांटेक्ट नहीं है। फर्स्ट सेकंड के ऊपर लगाएगा, सेकंड थर्ड के ऊपर लगाएगा। तो सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर लगाएगा और थर्ड सेकंड के ऊपर लगाएगा, थर्ड फर्स्ट के ऊपर नहीं लगाएगा। लेकिन सेकंड ब्लॉक पे तो आर डैश फोर्स लग रहा है ना, और सेकंड ब्लॉक फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में है, तो आर डैश उस पे नहीं लगाएगा। हाँ, फर्स्ट ब्लॉक तो फर्स्ट ब्लॉक जो सेकंड ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो आर है, तो सेकंड ब्लॉक भी फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर आर लगाएगा। फिर सेकंड ब्लॉक जो थर्ड ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है वो आर डैश है, इसलिए थर्ड भी सेकंड के ऊपर आर डैश लगाएगा। ठीक है सर। फर्स्ट और सेकंड के बीच में फोर्स है, सेकंड और थर्ड के बीच में आर डैश फोर्स नहीं है। उज्जवल बताओ बेटा, डाउट है अभी? तो समझ गया। ठीक, तो आज आपको इसी को रिवाइज करना है, कोई नया होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम्स और कनेक्टेड बॉडीज है ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको उसका असाइनमेंट करना है। और नेक्स्ट क्लास 5:30 बजे से होगी, 5:30।